चलिए एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2, जो आपका दिसंबर 10 को एग्ज़ाम है ना फिजिक्स का फर्स्ट टर्म सीबीएसई एग्जामिनेशन के हिसाब से। उसके लिए हमने ये पूरा सीरीज़ तैयार किया हुआ है। हमने एक दो चैप्टर अपलोड कर दिए हैं और देखिए यहाँ पे आप सबको पता चल ही गया है, ग्राउंड रिपोर्ट तो पता ही है। एक एग्ज़ाम आप दे के ही आए हैं, स्कूल में ही सेंटर है, मतलब कुल मिला के सीबीएसई को बेवकूफ़ बनाने का एक तरीका मिल गया है। हाँ, वहीं पे जो टीचर हैं स्कूल वाले वही ड्यूटी दे रहे हैं और इसमें भी आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग पता है कि कौन जो बच्चे स्कूल के बच्चे फेवर में होते हैं टीचरों के, या फिर जो ऑब्जर्वर आ रहा है वो भी बगल वाले स्कूल से ही आ रहा है। तो ऐसी सारी की सारी सिचुएशंस हैं स्कूल्स में और केवल मतलब जिसका जैसे मन आता है और वो ऑब्जर्वर आपको मालूम ही चाय पानी से मान जाते हैं, चाय पानी समझते हो। तो इस प्रकार से एग्जामिनेशन हो रहे हैं वहीं के वहीं, कहीं बाहर सेंटर जा नहीं रहा। तो फिर डरने की कोई आवश्यकता है नहीं वैसे, लेकिन तो भी हमें नॉलेज तो चाहिए ही होती है। पता कि आप सारे समझदार हैं, 12वीं में आ गए हैं, आपको पता ही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो चलो इसको ज़्यादा खुल के न कहते हुए आप काम की बात पे आते हैं। काम की बात ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2, जो पहला वाला टॉपिक था उसमें हमने गॉस लॉ लास्ट बात करी। अब हमने उसमें ये सीखा कि किस प्रकार से एक चार्ज फील्ड बनाता है, किस प्रकार से एक डाइपोल हो उसका फील्ड कहाँ कहाँ क्या होता है, फोर्स क्या क्या लगाया जा सकता है पॉइंट चार्जेस के बीच में। ये सारी की सारी कहानी वहाँ पे हमने सीखी, फोर्स एंड फील्ड के बारे में चार्ज के। अब हम इसमें जो सीखने वाले हैं वो है कैपेसिटेंस एंड एनर्जी के बारे में चार्ज की। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको बड़े दिमाग में एक एक करके पॉइंट में धीरे धीरे बताता जाऊँगा, बहुत शांति से सुनते चलें, ठीक है। तो पहला पॉइंट हम यहाँ शुरू करने जा रहे हैं वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक 2 नाम रख लीजिए चैप्टर का, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। समझिए ये क्या चीज़ है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है। जैसे मान लीजिए एक चार्ज यहाँ पे आपका Q1 है और दूसरा चार्ज यहाँ पे Q2 है। अब देखो अगर मैं इस चार्ज को यहाँ पे इसके पास लेके आता हूँ, तो जैसे ही लेके आऊँगा तो जो डिस्प्लेसमेंट किया मैंने वो इधर किया, मान लो DRS का डिस्प्लेसमेंट है। और फोर्स जो लग रहा है, देखो दोनों अगर पॉजिटिव चार्ज है तो रिपेल करेगा, ये यहाँ फिक्स है। तो जैसे ही इसको इधर लाओगे फोर्स इधर लगेगा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर और डिस्प्लेसमेंट इधर। तो आप क्या समझिए इससे ये समझ में आता है कि वर्क डन जो है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल क्या है 180, तो वर्क डन जो आएगा वो नेगेटिव आएगा। पर जैसे अब एक चीज और फील कीजिए, जैसे ही आप इसको पास लाएंगे तो ये वाला चार्ज इसको और ज्यादा रोकने लगेगा, तो और दूर भागने लगेगा। तो दो चीजें हैं यहाँ पर कि वर्क डन तो है नेगेटिव, लेकिन जैसे ही वर्क डन नेगेटिव कर रहे हैं तो एनर्जी बढ़ रही है, दूर ले जाओ तो एनर्जी घट रही है, तब ताकत नहीं लगाएगा ये। जब पास लाओगे तो ज्यादा ताकत लगाएगा, तो एनर्जी स्टोर करके रख रहा है ना जी। तो जैसे एक चार्ज के पास दूसरा चार्ज लेके आते हैं तो वो एनर्जी स्टोर करके अपने पास रखने लगता है। जब इसको एनर्जी को कैसे डिफाइन करते हैं, एनर्जी का चेंज डिफाइन करते हैं, दैट इज इक्वल टू -KWC। क्योंकि आप देख रहे हैं वर्क डन जब नेगेटिव है तो एनर्जी बढ़ रही है, और वर्क डन जब पॉजिटिव होगा, इधर ही फोर्स इधर ही डिस्प्ले, तो एनर्जी घट रही होगी। तो ये तरीका जो आपको अपनाना है, और इससे जो फॉर्मूला निकल के आता है वो आता है KQ1Q2 1/R2 - 1/R1। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, ठीक है। R2 मतलब जैसे मान लीजिए एक चार्ज को इनिशियल पोजीशन R1 से R2 ले जाया गया, और उसको ले जाने में आप पहले वर्क निकाल लीजिए। वर्क कैसे निकालेंगे, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट से। लेकिन फोर्स लगातार बदल रहा है, क्योंकि फोर्स होता है KQ1Q2/R²। डेरिवेशन पर नहीं जा रहे हैं, काम की बात पे आते हैं। फॉर्मूला किस प्रकार से बन के तैयार हुआ है आपको मालूम है। ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां हुआ, R2 - R1 से, लेकिन फोर्स वेरिएबल है तो फिर आप इंटीग्रेट करके करेंगे, dr का इंटीग्रेशन करेंगे R1 से लेके R2, तो ये वर्क आ जाएगा। इसको माइनस का चिन्ह लगा देंगे तो ये पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। तो ये सिर्फ ये पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, ये है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि फिजिक्स में पोटेंशियल एनर्जी नामक कोई टॉपिक होता नहीं, होती है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। हाँ समझ आया, चेंज पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, क्या है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। रिन नहीं, नया रिन, ऐसे ही है ये, समझ लेना, ठीक है। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी से प्रॉपर कब मिलेगी, जब इनिशियल एनर्जी 0 हो। इनिशियल एनर्जी 0 कब होगी, जब R1 अनंत हो। R1 की वैल्यू इनफाइनाइट रख दो तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो देखो ये फाइनल माइनस ये इनिशियल ही तो है, तो जो आपके पास एनर्जी बचेगी वो बचेगी KQ1Q2/R। इसको और तरीके से भी डिफाइन किया जाता है। इसे ऐसे डिफाइन किया जाता है, एक चार्ज को R1 यानी इनिशियल अनंत से लेके R2 किसी भी पोजीशन में लाने में जो वर्क किया गया वो है इसकी एनर्जी। ऐसे और डिफाइन किया जाता है इसको। अब समझ लीजिए इससे क्या करना है हमें, ये एनर्जी आ गई एक चार्ज को दूसरे चार्ज के बगल में लाने में किया गया वर्क, और वर्क स्केलर क्वांटिटी है, तो ये एनर्जी भी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर, और इसकी यूनिट क्या है, जूल, ठीक है। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, mL² T - 2। वही एनर्जी के लिए तो सबके लिए डायमेंशनल फॉर्मूले सेम है। तो ये तो दो चार्जेस की आई। अब एनर्जी ऐसे ढेर सारे चार्जेस भी तो आ सकते हैं एक जगह पे, जरूरी थोड़ी दो आए, 3 आ जाए तो। अब सवाल ऐसे दे दिए, मान लो इक्विलेटरल ट्राइंगल पे ऐसे 3 चार्ज रख दिए, Q Q Q A A A,
आपसे कहा कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो समझ लीजिए, जब ऐसा समझ लिया कीजिए इन सवालों को, जैसे ये पहले एक भी चार्ज नहीं था, पहले एक ही था, तो जब दूसरा लाओगे, कहां से लाओगे? अनंत से। तो उसके लिए जो वर्क करना पड़ेगा वो क्या है? Q1 Q2 बाई ए। तो फिर एक जो दूसरा आया पहले के साथ, तो एनर्जी आ गई Q1 Q2 यानी Q स्क्वायर बाई ए। अब तीसरा लाओ, तभी तो सिस्टम बन के तैयार होगा। अब दो होगा इकट्ठे एक जगह, तीसरा लाओ तो ये भी रोंद रहा होगा और ये भी, तो अब की बार एनर्जी इसने भी बढ़ाई होगी और इसने भी बढ़ाई होगी, तो अब की बार डबल टाइम्स हो जाएगा Q स्क्वायर बाई ए। तो टोटल एनर्जी कितनी हो गई? 3Q स्क्वायर बाई ए। तो ऐसे समझ जाया करिए, कितने जोड़े बन रहे हैं उतनी एनर्जी होगी, एक जोड़ा, दो जोड़ा और तीन जोड़े। ठीक है, अब जैसे स्क्वायर है आपके पास तो खुद ही समझ जाइए, ये 1 2 3 4, तो कितने जोड़े बनना है? 1 2 3 4, इसके अलावा 5 6। सही है गलत है? अब और इसके अलावा कोई जोड़ा बनना है क्या बच्चों? तो इसलिए अब ऐसा समझ लीजिए, पहला चार्ज आया तो कोई एनर्जी खर्च नहीं, जब दूसरा आया तो एक ने करी, जब तीसरा आया तो दो ने करी, जब चौथा आया तो तीन ने करी, तो कितने हो गए कुल? 6। अब इन जोड़ों को जोड़ लीजिए, इनमें डिस्टेंस √2a है, बाकी 4 में डिस्टेंस a है, तो 4kq बाई ए स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स kq बाई √2a स्क्वायर। इस प्रकार से ये एनर्जी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट चार्ज के लिए ये हो गई, सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए ये हो गई। स्क्रीनशॉट लीजिए, अगली बात पे आते हैं। अब इस पोटेंशियल एनर्जी से अकेले से काम नहीं चलता। क्यों? क्योंकि देखो ऐसा मान लो किसी भी वायर में कुछ ज्यादा चार्ज है, किसी में कम, ऐसा समझाते हैं। देख जैसे मान लीजिए ये इस पे कुछ बॉल्स रखी हैं, ये छोटी छोटी ऐसे रख दी मैंने, और एक बार ये और छोटी छोटी ऐसे करके रख दी। अब ये बांस है, अब अभी कहीं दौड़ रहा है? कहीं नहीं दौड़ रहा, पर अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, ऐसे इस तार को ऐसे खींच दूं, इन तारों को ऐसे खींच दूं, तो क्या ये दौड़ने लगेंगे? और ये भी दौड़ने लगेंगे। पर इनमें कौन तेज दौड़ेंगे? जो छोटे छोटे हैं, छोटे छोटे ज्यादा तेज दौड़ेंगे और बड़े बड़े थोड़ा कम तेज दौड़ेंगे, है कि नहीं? अब ऐसे इनको समझ ली। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपने एनर्जी डिफरेंस कर दिया। अभी सबकी एनर्जी बराबर है, पोटेंशियल एनर्जी। अब क्या करिए? एनर्जी डिफरेंस पैदा कर दिया तुमने, थोड़ा सा खिसका दिया तो डिफरेंस आ गया। तो किधर जाने लगे? ये मास किधर दौड़ने लगा? हायर एनर्जी टू लोअर एनर्जी। ऐसा ही चार्ज के साथ होता है। अब क्या किया आपने कि चार्जेस को ये एनर्जी दी, तो चार्ज किधर से किधर दौड़ेंगे? हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी की तरफ दौड़ेंगे। पर जरूरी थोड़ी है चार्ज बराबर, चार्ज कम हो किसी बॉडी पे, किसी बॉडी पे चार्ज ज्यादा हो। इसीलिए हम हायर एनर्जी टू लोअर एनर्जी चार्ज दौड़ने की जगह हम कौन सी चीज इस्तेमाल करते हैं? एनर्जी पर यूनिट चार्ज। क्योंकि हम ये देख लें 1 कूलाम कितनी तेजी से दौड़ेगा, उससे हमें ये भी पता चल जाएगा 10 कूलाम कितनी तेजी से दौड़ेगा। पर यूनिट चार्ज जो एनर्जी का दौड़ना होता है, इसे हम कहते हैं पोटेंशियल। एनर्जी डिफरेंस पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। इससे क्या फायदा हुआ? इससे हमें पता चल जाएगा छोटे कितनी तेज दौड़ रहे होंगे और बड़े कितनी तेज दौड़ रहे होंगे। तो ये वाला टर्म भी आप दिमाग में रखिए, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है बच्चों डेल्टा यू, यानी पोटेंशियल एनर्जी का चेंज पर यूनिट चार्ज। ये चार्ज कौन सा? Q2 वाला। अब देखो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या था? Q1 पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस का 1/R2 - 1/R1, यही तो था। अब इसमें Q2 से डिवाइड कर दो तो क्या बचा? Q1, या फिर ऐसे लिख लो KQ 1/R2 - 1/R1। दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस। ये क्या हो गया बच्चों? पोटेंशियल डिफरेंस। यूनिट क्या हुई? जूल प्रति कूलाम, क्योंकि जूल एनर्जी डिवाइडेड बाय चार्ज, तो जूल पर कूलाम एनर्जी हो गई। पर इसकी यूनिट अलग स्पेशल लिखते हैं, वोल्ट। क्या वोल्टेज आपने सुने? 12 वोल्ट की बैटरी, 15 वोल्ट, 200 वोल्ट, ये सब ये कहां से आया? एनर्जी डिफरेंस। यानी प्रत्येक यूनिट चार्ज को कितना डिफरेंस दिया जा रहा होगा, इससे क्या पता चल जाएगा? इससे ये पता चल जाएगा चार्ज कितनी तेजी से दौड़ेगा, ये पता चल जाता है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। इसी का यूज अगले चैप्टर में भी होने वाला है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में। अभी का कैसे कैसे हो रहा है उसे समझ लीजिए आप। तो ये हो गया आपका पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस से काम नहीं चलता, काम चलता है किससे? पोटेंशियल से। पर हम क्या जानते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस नमक नहीं निरमा नमक, ऋण नहीं नया ऋण। चलिए देखिए, अब ऐसे समझते चलिए, अगर इनिशियल पोटेंशियल हो जाए 0, कब होगा? जब R1 हो जाए अनंत। अब ऐसा होगा तो V की वैल्यू क्या आ जाएगी? KQ बाई R, ये आ जाएगी भाई साहब, क्योंकि R1 इनफाइनाइट और R2 कोई R जनरल वैल्यू। तो ठीक है, तो KQ बाई R ही तो बचा पोटेंशियल। तो ये पोटेंशियल का फॉर्मूला हो गया किसकी वजह से? पॉइंट चार्ज की वजह से। पॉइंट चार्ज की वजह से ये पोटेंशियल का फॉर्मूला आता है। कैसे अप्लाई करते हैं समझ लीजिए। एक क्यू चार्ज यहाँ रखा, उससे कितना पोटेंशियल बनेगा ये तो आपको पता है, पर ये पोटेंशियल भी स्केलर क्वांटिटी हुई। क्यों? क्योंकि भाई पोटेंशियल डिफरेंस स्केलर क्वांटिटी है और एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है। एनर्जी पर यूनिट चार्ज ही तो एक स्केलर को स्केलर से भाग देंगे तो स्केलर ही तो मिलेगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस भी कैसी क्वांटिटी हुई? स्केलर क्वांटिटी हुई। तो मान लीजिए एक चार्ज Q1 ने यहाँ पोटेंशियल बनाया V1, दूसरे चार्ज Q2 ने यहाँ पोटेंशियल बनाया V2,
तो आप जो नेट पोटेंशियल लिखेंगे वो सीधे सीधे जोड़ के लिखेंगे V1 प्लस V2। ठीक है, पोटेंशियल अगर अब देखो ऐसे 2 चार्ज है, ऐसे 3 हो, मान लो ये ट्राइंगल पे ये 3 चार्ज रखे हैं, आपसे कहा सेंटर पे पोटेंशियल बताइए, तो आप बस क्या करें 3k3 और सेंटर से ये डिस्टेंस निकाल लें। अगर चार्ज बराबर बराबर है तो तीनों के पोटेंशियल को स्केलरली सिर्फ जोड़ना है और कुछ भी नहीं करना, पोटेंशियल कोई खास काम नहीं। ठीक है, सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए सीधे सीधे स्केलर सम, इसे को प्रिंसिपल सुपरपोजिशन नाम दे दिया है, मतलब टोटल सम। पर टोटल सम क्या है, वो स्केलर सम है। जैसे एक ने पोटेंशियल यहाँ 5 बनाया, दूसरे ने 10 बनाया, तीसरे ने 15 बनाया, तो तीनों को जोड़ दीजिए, वही हो जाएगा नेट पोटेंशियल। ऐसे करके आप पोटेंशियल चार्जेस की वजह से निकाल सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपको एक रिंग दे रखी है, रिंग की वजह से पोटेंशियल पूछा गया, तो समझ जाइए क्या है कि रिंग का टोटल चार्ज कितनी दूरी पर है। मान लो ये डिस्टेंस एक्सिस से x है और ये डिस्टेंस r है, तो आप कहेंगे सारी की सारी चार्ज की डिस्टेंस जो है वो है √r² प्लस x²। और चार्ज कितना है, टोटल चार्ज रिंग का मान लो q दे रखा है, तो आप कह देंगे पोटेंशियल हो जाएगा k3/r² प्लस x²। टोटल पोटेंशियल रिंग की वजह से। मान लो एक रॉड है, रॉड की वजह से पोटेंशियल पूछा, पर इसमें आपको इंटीग्रेट करके अब निकालना पड़ेगा। मान लो ये वाला हिस्सा x दूरी पर और ये लंबाई l है, और आपसे कहा इस पॉइंट P पर पोटेंशियल बताइए। पर अब देखो सारे के सारे चार्ज बराबर बराबर दूरी पर नहीं है, थोड़ा थोड़ा अंतर आता गया, इसीलिए आपको इस सवाल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। इतना सारा तो खैर फर्स्ट टर्म के एग्जामिनेशन में आपको इतना लंबा कौन पूछने वाला है, थोड़ी बहुत बात पूछने वाले हैं। तो पोटेंशियल क्या है, क्या बात क्लियर है? ओके अब पोटेंशियल मैंने पॉइंट चार्जेस की वजह से देख लिया, डिफरेंट चार्जेस की वजह से देख लिया, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंट चार्जेस की वजह से देख ली। अब हम आते हैं इसके अगले टॉपिक पे, जिसमें कह रहे हैं पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। चलो मान लीजिए आपके पास एक डाइपोल दे रखा है, क्या डाइपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन पर टॉर्क कैसे निकाला जाता है, ये सारी की सारी बातें पहले ही कर चुका हूं। हाँ देखिए, मान लीजिए इस पॉइंट P पर आपसे पोटेंशियल पूछा गया एक डाइपोल की वजह से, यहाँ माइनस यहाँ प्लस क्यू चार्ज रखा है, मान लो यहाँ माइनस क्यू चार्ज रखा है, तो डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन इधर हो गई। ठीक है भाई साहब, तो इस पॉइंट पे ये जनरल पोजीशन है, इसमें 2 पोजीशन मैंने आपको पहले ही बताई हुई, इसे कहते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन और इसे कहते हैं एक्सियल पोजीशन, जो इस लाइन पे हो। ठीक है, अब देखो मान लो ये एंगल थीटा दे रखा है डाइपोल मूवमेंट के साथ P के साथ, और ये पॉइंट P यहाँ है, इस पॉइंट पे पोटेंशियल पूछा गया, और ये सेंटर से जो डिस्टेंस दे रखी है वो x दे रखी है। ठीक है भाई साहब, तो आपसे कहा जाएगा पोटेंशियल बताओ डाइपोल की वजह से, तो आप ध्यान रखेंगे kp/x², ये फॉर्मूला, और ये cos थीटा एक साथ में यहाँ चल रहा होगा, kp cos θ/x², ये पोटेंशियल होता है। कोई ज्यादा खास नहीं, आप क्या करें सिर्फ इसकी वजह से ये देखेंगे कि ये सेंटर से ये डिस्टेंस x है, तो ये वाली डिस्टेंस उससे थोड़ी कम है, ये वाली डिस्टेंस थोड़ी ज्यादा है, तो ये कम डिस्टेंस इसका पोटेंशियल ज्यादा होगा, इसका कम होगा, इस वाले इसमें से इसको पोटेंशियल को घटा देंगे, तो ये नेट रिजल्टेंट ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब देखो क्योंकि आपको मालूम है कि डाइपोल का एंगल छोटा सा बनता है, इसीलिए ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस परपेंडिकुलर डाल के सीधी सीधी घटाई जा सकती है। डेरिवेशन हमें करना नहीं, कोई जरूरत नहीं समझने की। आप ध्यान रखिए ये फॉर्मूला लगाया कैसे जाएगा। cos थीटा ये डाइपोल मूवमेंट के साथ जो एंगल है वो है, और x क्या है, सेंटर से डिस्टेंस है, p डाइपोल मूवमेंट है, और p क्या होता है, q × d। ये पहले चैप्टर में बात कर चुके हैं हम। हाँ चलो देखिए, अब इससे एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन दोनों पे पोटेंशियल आ सकता है। जैसे ही हम इसको यहाँ ले आए तो ये थीटा वैल्यू घट के 0 हो जाएगी, और जब तो कौन सी पोजीशन बन जाएगी, एक्सियल पोजीशन, और एक्सियल पोजीशन पर पोटेंशियल जो हो जाएगा उसमें cos थीटा की वैल्यू आप कितनी लिख सकते हैं बच्चों, cos थीटा की वैल्यू लिख सकते हैं 1। तो फिर एक्सियल पोजीशन पर जो पोटेंशियल आता है वो आता है kp/x²। इसी प्रकार से इक्वेटोरियल पोजीशन पर जैसे ही आओगे तो इक्वेटोरियल पोजीशन पर दोनों चार्ज की डिस्टेंस बराबर होती है, और ये एंगल भी बढ़ के कितना हो चुका है 90, और cos 90 की वैल्यू 0, तो इक्वेटोरियल पोजीशन पर पोटेंशियल आ जाएगा 0, है कि नहीं। और दूसरी बात और समझ लीजिए खास, वैसे भी ये समझो पॉजिटिव चार्ज जितना पोटेंशियल पॉजिटिव बनाएगा, दूसरा नेगेटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव का बना देगा, तो नेट पोटेंशियल तो वैसे ही 0 होने वाला है इक्वेटोरियल पर। इसीलिए इक्वेटोरियल पोजीशन पर चाहे फॉर्मूले से देख लो चाहे लॉजिकली देख लो, क्या पोटेंशियल आता है 0 और इक्वेटोरियल पोजीशन पर, और एक्सियल पोजीशन पर क्या आता है kp/x²। तो ये हो गई पोटेंशियल की पूरी कहानी, डाइपोल की वजह से, पॉइंट चार्ज की वजह से, सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से। अब आते हैं इसके अगले टॉपिक पे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला टॉपिक आते हैं जिसे कहते हैं रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल। पहले बात समझते हैं। देखो आप समझ लीजिए वर्क डन क्या होता है बच्चों, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है कि नहीं, F.dr। अगर वेरिएबल है तो इंटीग्रेशन का चिन्ह लगा देते हैं। और एक बात समझिए, वर्क डन क्या है, वर्क डन है एनर्जी डिफरेंस का माइनस नेगेटिव चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो आप चाहो तो एनर्जी डिफरेंस के टर्म में से ऐसे भी लिख सकते हैं -kF.dr, लिख सकते हैं कि नहीं। हाँ अब देखिए ये जो पोटेंशियल डिफरेंस मैंने बताया वो क्या बताया, एनर्जी डिफरेंस पर यूनिट चार्ज। तो फिर एनर्जी डिफरेंस को क्या लिखा जा सकता है, इसे लिखा जा सकता है Q डेल्टा V। अरे लिखा जा सकता है क्या, हाँ तो इसे लिख लीजिए Q डेल्टा V इज इक्वल टू -k इंटीग्रेशन ऑफ F.dr। ठीक है भाई साहब, F क्या है, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में आपसे कहूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चीज है, फोर्स पर यूनिट चार्ज ही तो है, तो फिर फोर्स कितना आ जाएगा Q × E। तो भाई साहब इस फोर्स को क्या मैं Q × E लिख सकता हूं, तो Q डेल्टा V इज इक्वल टू -k इंटीग्रेशन ऑफ QE.dr। बोलो ऐसे लिखा जा सकता है क्या। हाँ अब देखो Q से ये Q काट दिया, तो ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस बराबर -k इंटीग्रेशन ऑफ E.dr।
मतलब इस रिलेशन को कहते हैं रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल। पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट इंटीग्रेशन है किसके साथ, डिस्प्लेसमेंट के साथ, और ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। इसका और दूसरे वर्जन भी देख लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जो डी आर जो है ना, डी आर वेक्टर को आप ऐसे ध्यान में रखिए, डी आर होता है डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप, ये है आपका डी आर वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपको ऐसे ही दे रखा होगा, ई नेट मतलब ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप, ऐसे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा होता है, ऐसे डी आर वेक्टर दे रखा होता है। इससे आपको पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाता है जिस जगह पूछा जाए उस जगह। मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दे दिया, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दे रखा है एक्स आई प्लस वाई स्क्वायर जे प्लस जेड की, ऐसे करके दे रखा है, ठीक है। अब आपसे कहा कि पोटेंशियल डिफरेंस बताइए अगर इनिशियल पोजीशन पर पोटेंशियल आपको पता चल गया है कुछ भी, जैसे मान लीजिए इनिशियल पोटेंशियल आपका 0 है, इनिशियल पोटेंशियल V1 0 है, तो आपको फाइनल पोटेंशियल बताना है 2,1,3 पर, और ये 0 कहाँ है, 0,0,0 पर, ऐसे कह दिया, ठीक है। अब आपको ये बताना है तो आप क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर, और ई आपको पता है ये है, और ई ऐसे करके लिख दिया, और डी आर वेक्टर आपको ये लिख दिया। क्वेश्चन में ई की वैल्यू ये दे रखी है। चलिए अब इसको करते कैसे हैं समझ लीजिए, एक ही क्वेश्चन बताऊंगा, एक इसका उल्टा बता दूंगा, तो इस प्रकार से क्वेश्चन आप जल्दी जल्दी भी सॉल्व कर सकते हैं। आप डॉट प्रोडक्ट ही तो करना है, तो ई एक्स आई का आई के साथ, जे का जे के और के का के के साथ करते हैं कि नहीं डॉट प्रोडक्ट, तो बच्चों क्या हो जाएगा, पोटेंशियल लिखते समय पोटेंशियल तीनों का डिफरेंस जो लिखेंगे हम ऐसे लिख सकते हैं, एक लिख सकते हैं ई एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन x1 से लेके x2 तक, एक माइनस का चिन्ह आगे लगा है उसे आप ऐसे माइनस के डेल्टा भी करके अभी लिख लीजिए, ठीक है बच्चों, हाँ, और यहाँ प्लस लगाते चलिए, प्लस ऐसे ही ई वाई का क्या करेंगे हम, ई वाई डी वाई y1 से लेके y2 तक, प्लस ऐसे ही ई जेड डी जेड कहाँ से लेके z1 से लेके z2 तक। इस प्रकार से हम पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं। अब जैसे ई एक्स यहाँ पे कितना दे रखा है एक्स आई, तो हम कह सकते हैं एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन, और कहाँ से कहाँ, 0 पर वैल्यू 0 ही है तो 0 से लेके 2, प्लस ऐसे ही यहाँ पे ई वाई की वैल्यू वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर डी वाई कहाँ से कहाँ, 0 से लेके 1, प्लस ऐसे ही ई जेड की वैल्यू कितनी है जेड, और कहाँ से कहाँ, 0 से लेके 3, तो जेड डी जेड 0 से लेके 3, ये आ गया आपका पोटेंशियल डिफरेंस। ये माइनस का साइन, ये मैं स्पेशली धीरे धीरे कर रहा हूं क्योंकि इन पर क्वेश्चंस खूब सारे पूछे जाते हैं, इसीलिए एक एक पॉइंट को बड़े दिमाग में रखिए, ठीक है। अब इसको अब आगे क्या करना है, तो ये एक्स स्क्वायर बाई 2 हो गया 0 से लेके 2, प्लस ये वाई क्यूब बाई 3 हो गया 0 से लेके 1, और ये क्या हो गया जेड स्क्वायर बाई 2 0 से लेके 3। अगर इसको और पोटेंशियल को प्रॉपर सॉल्व करोगे तो वी फाइनल माइनस बी इनिशियल, और बी इनिशियल की वैल्यू 0 है तो फाइनल पोटेंशियल जो आ जाएगा वो आ जाएगा 4/2, यानी कि 2 प्लस 1/2 और प्लस 3 3 या 9/2, 5 प्लस 2 यानी कि 7 वोल्ट, ठीक है। ये फाइनल पोटेंशियल आपका आ गया 7 वोल्ट। अब ऐसे करके आप सॉल्व कर सकते हैं। एक्चुअली इसका दूसरा उल्टा भाग समझिए, अगर आपको मालूम पड़ गया इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्प्लेसमेंट के साथ डॉट प्रोडक्ट करके इंटीग्रेशन कर दो तो आपको क्या मिल जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस। अब ऐसे ही अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस के साथ पार्शियली डिफरेंशिएशन कर दूं, एक्स का अलग वाई का अलग जेड का अलग, तो मुझे क्या मिल जाएगा, तो मुझे मिल जाता है बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड को भी ऐसे लिखा जाता है, जैसे ई एक्स को लिखा जाएगा माइनस के डेल वाई, वो डेल वी ओवर डेल एक्स, ऐसे ही ई वाई को लिखा जाएगा माइनस के डेल वी ओवर डेल वाई। अब डेल क्या होता है जी, मतलब इसे कहते हैं पार्शियल डिफरेंस। जैसे एक्स को करते समय वाई और जेड को कांस्टेंट मान लो, वाई को करते समय एक्स जेड को कांस्टेंट मान लो, और जेड को करते समय एक्स वाई को कांस्टेंट मान लो। ऐसे ही जेड को क्या लिखेंगे बच्चों, जेड को लिखेंगे माइनस के डेल वी ओवर डेल जेड। ये हो गया ई एक्स ई वाई और ई जेड। ये ऐसे करके आपको दिमाग में रखा। मान लीजिए आपको पोटेंशियल का एक रिलेशन दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x वाई प्लस 3, यह जेड ऐसे दे रखा है। आपसे कहा कि बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड 1,2,3 पर क्या होगा, तो आप डेल वाई डेल जेड डेल एक्स निकालना है, डेल वाई ओवर डेल वी ओवर डेल एक्स, डेल वी ओवर डेल वाई और डेल वी ओवर डेल जेड, मतलब डिफरेंशिएशन करना है। जब एक्स को करो वाई जेड को कांस्टेंट मान लो, वाई को करो एक्स जेड को कांस्टेंट मान लो, जेड को करो एक्स वाई को कांस्टेंट मान लो। अब इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं मैं, थोड़ी सी जगह है बस खाली, इतनी जगह में कर, चलो मैं इसको यहाँ बैठा के यहाँ कर दे रहा हूँ, ध्यान से देखना बच्चों कैसे करूंगा। जब मैं x का डिफरेंशिएशन करूं तो इसको तो बाद बाकी y z को कांस्टेंट मान लो, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा,
डेल वी ओवर डेल एक्स की वैल्यू जो आएगी, और ये माइनस का चिन्ह क्या बता रहा है, ये पहले से एक माइनस का चिन्ह है, और ये बता रहा है आपको जो पोटेंशियल की डायरेक्शन है वो हायर पोटेंशियल से लोअर है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। आप ऐसे भी समझ लीजिए, एक पॉइंट चार्ज यहाँ दे रखा है ना क्यू, तो पॉजिटिव चार्ज से फील्ड इधर होगा कि नहीं होगा, और इधर होगा मतलब जिधर फील्ड की डायरेक्शन है उधर पोटेंशियल घट रहा है, वो ये कहना चाहिए। देखो यहाँ पोटेंशियल जो होगा उससे पोटेंशियल कम होगा यहाँ, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या आया, नेगेटिव। ये फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव है, ये चिन्ह आपको ये बता रहा है। चलिए जैसे मान लो डेल वी ओवर डेल एक्स निकाल रहा है, माइनस का चिन्ह लगा देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन 2x। अब 2y को पूरे कोई कांस्टेंट मान लो, क्योंकि हम डेल एक्स निकाल रहे हैं, तो 2y कांस्टेंट माना, तो x के साथ डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये 2y बचेगा, और z को कांस्टेंट माना तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 1। अब ऐसे ही ये आ गया आपका ex, x कंपोनेंट यानी i के साथ लिखने वाला फील्ड। अब ऐसे ही y कंपोनेंट निकालो, माइनस के डेल v ओवर डेल y, और इसको क्या लिख सकते हैं, जब आप y का साथ कर रहे हैं तो x और z को कांस्टेंट माना तो ये खत्म, और इसका डिफरेंशिएशन सीधे सीधे बचेगा 2x। ऐसे ही आप ez जब निकाल रहे हैं तो x और y को कांस्टेंट माने तो इनका डिफरेंशिएशन खत्म, सिर्फ बचेगा 1। बाकी अब जिस जगह पे पूछा गया है 1, 2, 3 ये वैल्यू पुट कर दो, x की वैल्यू 1 पुट करो, y की वैल्यू 2 पुट करो, z की वैल्यू 3 पुट करो, z की तो पुट ही नहीं करनी, तो e जो नेट आ जाएगा वो ex ey ez के टर्म में आ जाएगा, ex प्लस ey प्लस ez बराबर आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। तो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच रिलेशन सिखाया, और उस रिलेशन से मैंने आपको क्या बताया, कैसे कि हम पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं फील्ड की मदद से, और दूसरा उसका उल्टा फील्ड निकाल सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की मदद से। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन करने हैं। चलिए इसमें मैं अगला टॉपिक पढ़ा रहा हूं, आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, तब आगे बात करें। हाँ, तो अगला टॉपिक है बच्चों आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस। समझना क्या चीज होती है इक्विपोटेंशियल सरफेस, ऐसे सरफेस जिनका पोटेंशियल डिफरेंस, जिस सरफेस से पोटेंशियल डिफरेंस ना हो। जैसे मान लीजिए एक पॉइंट चार्ज है, उससे r डिस्टेंस पर इधर भी जितना पोटेंशियल होगा हर जगह उतना ही होगा कि नहीं होगा, क्योंकि सबकी वजह से पोटेंशियल क्या है k/r। और तो ऐसा इनका एक सरफेस बन के तैयार हो जाएगा। ये सरफेस कैसा हुआ, सर्कुलर नहीं, स्फेरिकल, क्योंकि बाहर भी तो है पोटेंशियल, जितना r डिस्टेंस, जितनी दूर यहाँ है उतनी दूर यहाँ है। तो एक पॉइंट चार्ज की वजह से एक अपने आप एक सरफेस बन के तैयार हो गया। इस सरफेस को क्या कहते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस, क्योंकि इस पे सब जगह क्या है, पोटेंशियल सेम है। क्या एक ही होगा पॉइंट चार्ज की वजह से, नहीं, ऐसे अनंत हो सकते हैं, ऐसे अनंत कंसेंट्रिक स्फीयर्स हो सकते हैं पॉइंट चार्ज की वजह से। ऐसे मान लीजिए आपके पास ऐसे फील्ड दे रखा है पैरेलल, ये रहा फील्ड, तो आप देखेंगे कि आगे फील्ड से आगे चलो तो पोटेंशियल घटता है, पीछे चलो तो बढ़ता है, पर अगर आगे पीछे जा ही नहीं रहे, सीधे पे देख रहे हैं तो पोटेंशियल सेम। तो इसकी वजह से अपने आप ये प्लेनर सरफेस बन के तैयार हो जाते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस के। कब, जब इनफाइनाइट सोर्स हो या फिर कांस्टेंट फील्ड हो तब। अब मान लो लीनियर सोर्स है, तब देखेंगे कि जितनी r डिस्टेंस पे जो फील्ड बने बराबर बनेगा पोटेंशियल, वो सब जगह बराबर है, इसीलिए इससे जो पोटेंशियल सरफेस बन के तैयार होंगे वो होंगे कोएक्सियल सिलेंडर्स। तो 3 टाइप के पोटेंशियल सरफेस होते हैं। इनकी और खासियत क्या होती है, ये हमेशा परपेंडिकुलर टू द फील्ड होते हैं। और तीसरी खासियत क्या होती है, इन पे एक चार्ज को कहीं भी मूव करा लो पूरे सरफेस में, उस पर करा गया वर्क डन 0 आता है। और भी कहीं की पोटेंशियल सरफेस हो सकता है, हाँ, कंडक्टर के अंदर। कैसे, मुझे मालूम है कि कोई भी कंडक्टिंग सरफेस है, वो कंडक्टिंग सरफेस में आपको मालूम है टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज ऑलवेज 0। ठीक है, अब इससे क्या फायदा हुआ, इससे ये फायदा हुआ कि हर जगह पर फील्ड 0 है, तो यहां पे जो पोटेंशियल होगा वही यहां, वही यहां, वही यहां, वही यहां, हर जगह पोटेंशियल क्या होगा, सेम। इसीलिए कंडक्टर कैसा भी हो उसका टोटल सरफेस कैसा माना जाएगा, एक पोटेंशियल सरफेस माना जाएगा। ठीक है, इससे और भी क्या चीजें होती, एक मान लो एक से क्वेश्चन आया था, देखो जैसे मान लो एक पोटेंशियल सरफेस है, इसीलिए फील्ड लाइंस हमेशा कैसे निकलेंगी, परपेंडिकुलर। क्यों कि फील्ड लाइन अगर किसी एंगल पर निकल गई, मान लो ऐसे निकल गई, तो फील्ड के दो हिस्से हो गए ना, एक पैरेलल और एक परपेंडिकुलर। पर आपको मालूम है कि जो पैरेलल वाला हिस्सा है, आपने क्या कर दिया कि इधर की तरफ जब फील्ड आप बना रहे हैं इधर की तरफ, तो आपने सरफेस पर ही पोटेंशियल डिफरेंस ला दिया है, जबकि सरफेस कैसा है, एक पोटेंशियल। तो इसीलिए हमेशा फील्ड जो निकलेगा, वो फील्ड लाइंस जो निकालेंगे हम, वो कैसे निकालेंगे, परपेंडिकुलर टू द सरफेस निकालेंगे, क्योंकि पैरेलल वाला कंपोनेंट पोटेंशियल डिफरेंस सरफेस पर ही ला देगा, जबकि सरफेस से पोटेंशियल डिफरेंस क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि कंडक्टर है और फील्ड लाइंस हमने बना के तैयार करी। तो हम ऐसे ही बनाते हैं कि हमेशा कैसी निकालते हैं, परपेंडिकुलर टू द सरफेस ही निकालते हैं। ये कहानी हो गई इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में। अब इसी से और भी चीजें आती हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक कंडक्टर है और कंडक्टर के अंदर आपको मालूम है नेट फील्ड 0 होता है, तो फिर क्या किया किसी ने कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, साला मैं देखता हूं, उसने क्या किया, गड्ढा खोद के एक चार्ज तो अभी रख दिया, क्योंकि जब नेट फील्ड 0 है तो चार्ज भी 0 होगा। तो उन्होंने क्या किया, एक चार्ज ला के भीतर रख दिया, ले अब तो आएगा चार्ज, तुम कह रहे 0, तो भी क्या होगा, उन्होंने कहा तो भी 0। क्यों, क्योंकि जैसे ही आप पॉजिटिव चार्ज लाएंगे उतने इलेक्ट्रॉन अपने आप यहाँ पे अट्रैक्ट होके आ जाएंगे, तो फिर से नेट क्या कर देंगे, चार्ज क्या कर देंगे 0। जितने इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होके आएंगे उतना ही पॉजिटिव चार्ज फिर से सरफेस पर आ जाएगा। इसे कहते हैं कैविटी और इलेक्ट्रोस्टैटिक सील्डिंग।
ठीक है, वो कहानी आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़नी, बस समझ के रखना है। क्या है कि कैविटी भी कर दो, चार्ज भी अंदर रख दो, तो भी कंडक्टर के अंदर नेट चार्ज क्या होगा, 0, और नेट फील्ड भी क्या होगा, 0। ये कहानी है कंडक्टर्स के बारे में। अब इसमें थोड़ी सी कहानी और है, डाइलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन के बारे में और है। डाइलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन समझिए, डाइलेक्ट्रिक क्या है, डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर्स हैं, बस इस चैप्टर में उनका नाम डाइलेक्ट्रिक होगा। मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, थ्योरेटिकल भाग है, थोड़ा समझने की कोशिश करिए बहुत जल्दी जल्दी। देखिए डाइलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन में ये डाइलेक्ट्रिक जो होते हैं वो एक तो होगा कंडक्टर जिनके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, पर फिर आते हैं इंसुलेटर्स, और इंसुलेटर्स में क्या बनना है बच्चों, डाइपोल्स बनना है। तो दो टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं, एक पोलर और एक नॉन पोलर। और एक में देखेंगे आपके पॉजिटिव नेगेटिव जो है ऐसा करके चार्ज बनना है, जैसे Na+ और Cl-, और अलग अलग हो रहे हैं, ओवरलैप नहीं हो रहे। और कोई है जिनमें चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव ओवरलैप हो जाता है। तो अब देखेंगे इन दोनों प्रकार के मॉलिक्यूल्स होंगे, वो कहलाएंगे डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल दो प्रकार के होते हैं, पोलर और नॉन पोलर, पोलर एंड नॉन पोलर। एक में क्या हो रहा होगा, एक में चार्ज ओवरलैप हो रहे होंगे और एक में डाइपोल से बनके तैयार हो रहे होंगे। पर जैसे ही हम बाहर से फील्ड लगाते हैं, चाहे ऐसे कर ऐसा वाला सीन हो, जैसे मान लो ये सीन है, ये ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ये वाला सीन है, या फिर आप देख लीजिए ऐसा वाला सीन है, पॉजिटिव नेगेटिव ये वाला। क्या जैसे ही हम बाहर से फील्ड लगाएंगे तो क्या हो जाता है, इसमें टॉर्क महसूस होता है। इस वाले केस में टॉर्क महसूस होता है और डाइपोल अपने आप को अलाइन कर लेते हैं फील्ड की डायरेक्शन में। तो इधर इधर अपने आप पॉजिटिव चार्ज बचेगा, इधर उधर क्या बचेगा, नेगेटिव चार्ज। तो भाई साहब जैसे नेगेटिव बचेगा तो अपने आप इसमें पॉजिटिव टू नेगेटिव एक अंदर की तरफ फील्ड हो जाएगा, जो नेट फील्ड को घटा देगा। और ई नेट की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी ई एक्सटर्नल माइनस ई इंड्यूस्ड। और जितने गुना घटा देगा, जैसे मान लीजिए ई नेट बचा पहले वाले फील्ड का, पहले वाला फील्ड था मान लो 100, अब या 80, अब बचा 1, तो कितना गुना घटा दिया, 80 गुना। तो आप समझ जाइए वो पानी वाला डाइलेक्ट्रिक है। जैसा कि मैंने आपको एप्सिलॉन आर बताया था ना, परमिएबिलिटी, उसी को डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। और जो ई एक्सटर्नल जो नेट फील्ड दे रखा था, जो नेट फील्ड आया है वो एक्सटर्नल फील्ड को के गुना घटा देता है, और यही के जो वैल्यू है वही कहलाती है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब इसका यूज कहाँ होने वाला है, अभी कैपेसिटर में जब हम कोई भी सीट भर दें, मटेरियल भर दें, उसके लिए हम यूज करने वाले हैं इसका। बाद बाकी ये मीडियम की तरह से काम करता है, और ये कंडक्टिंग मीडियम नहीं होता, इंसुलेटर मीडियम होता है, इसीलिए इसका एक नया नाम दिया गया डाइलेक्ट्रिक्स। जब हम चार्जेस के बारे में बात कर रहे होंगे तब इसका नाम होगा डाइलेक्ट्रिक, लेकिन जब हम करंट इलेक्ट्रिसिटी वगैरह पढ़ लेंगे तब इसका नाम हो जाएगा इंसुलेटर्स। तो ऐसे दो प्रकार से इसके नाम अलग अलग जगहों पे लिए जाते हैं। अब पोलर में इसमें क्या होगा, देखिए इसमें जो जैसे ही आप नेट फील्ड बाहर से लगाएंगे तो इसमें पॉजिटिव चार्ज इधर की तरफ फोर्स महसूस करेंगे और नेगेटिव चार्ज पीछे की तरफ। तो अपने आप ये ऐसे ऐसे हो जाएंगे तन के, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, और तो भीतर वाले कैंसिल हो जाएंगे, तो इधर अपने आप सरफेस पे पॉजिटिव बचेगा, सीन ऐसा ही फिर दोबारा बन जाएगा। तो हम कहेंगे पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस चिन्ह को हटाएंगे तो एक जीटा ई ऐसे करके लगा देंगे। जीटा होता है इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी, इसकी यूनिट ध्यान रखिए ना। अब बस क्या है, आगे इसमें ज़्यादा डिटेल में जान ही रहे, बस थोड़ी थोड़ी थ्योरेटिकल भाग आपको याद करा रहे हैं। इसके बाद आते हैं अगले टॉपिक पे, जिसका नाम है कैपेसिटेंस। ठीक है, इसका एक स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, आगे बात कर। हाँ, आ जाते हैं बच्चों कैपेसिटर। कैपेसिटर के बारे में आपको मालूम ही है, जैसे कि ये एक ऐसी डिवाइसेस हैं जो अपने अंदर चार्ज स्टोर करके रखती हैं, और जब ज़्यादा जरूरत पड़ती है तब दे देती हैं। जैसे पंखे में लगने वाला कंडेंसर, आपको मालूम है जब शुरुआत में करंट कम आ रहा होता है तो पंखा कभी कभी आप देखा कंडेंसर खराब हो जाए तो एकदम से हाथ से चला दो तो पंखा चलने लगता है, अन्यथा चलता नहीं है। तो इसका मतलब उसमें क्योंकि शुरुआत जब चलानी होता है पंखा, तब क्या होती है, ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जरूरत पड़ती है, ज़्यादा चार्ज की जरूरत पड़ती है, और ज़्यादा चार्ज स्टोर करके रखने वाला जो डिवाइस है उसे कहते हैं कैपेसिटर। ठीक है, कैपेसिटर में आप ये ध्यान रखें कि जो चार्ज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के, और इसको लिख सकते हैं Q बराबर CV। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें जो है C क्या होती है, ये कैपेसिटेंस होती है। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होती है, चार्ज पर यूनिट वोल्ट, यानी कि कूलाम प्रति यूनिट वोल्ट। ठीक है, और इसको फेरेड कहते हैं, पर फेरेड एक लार्ज यूनिट है। इसके लिए हम इस्तेमाल करने वाले हैं माइक्रो एंड नैनो और पिको। माइक्रो मतलब 10⁻⁻⁶, नैनो मतलब 10⁻⁻⁹, और पिको मतलब 10⁻⁻12। इस प्रकार की यूनिट हम इस्तेमाल करने वाले हैं। और फिर कैपेसिटर में जो अगली बात आती है वो ये है टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर के टाइप हैं। मेन टाइप जो है स्पेरिकल है, दूसरा जो है पैरेलल प्लेट है, तीसरा जो है बच्चों वो है सिलेंड्रिकल। पर इनमें से ये दोनों हमें अभी 12th लेवल पर नहीं पढ़ने होते, पैरेलल प्लेट पढ़ना होता है। पैरेलल प्लेट के लिए क्या क्या ध्यान में रखें, कैपेसिटेंस ध्यान रखें। ठीक है, एनर्जी स्टोर्ड क्या होती है वो ध्यान रखें। और क्या ध्यान रखें बच्चों, एनर्जी स्टोर्ड, इसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर,
अब कॉम्बिनेशन वैन, अब कैपेसिटेंस जब डाइलेक्ट्रिक भरा हो, कैपेसिटेंस व्हेन डाइलेक्ट्रिक इज फिल्ड, डाइलेक्ट्रिक भर दिया। डाइलेक्ट्रिक भरने के भी दो केस हैं, पार्शियली मतलब आधा अधूरा भरना और फुल फिल्ड करना, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक भर के कैपेसिटेंस वगैरह क्या होती है, फुल फिल्ड करके, हाफ फिल्ड करके एनर्जी क्या स्टोर होती है, ये सब हमें कैपेसिटर के बारे में पूछा जाता है। इस पर एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आते हैं और काम की बातें समझिए। पहले हम समझते हैं कैपेसिटर को चार्ज कैसे किया जाता है, चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर, ठीक है। कैपेसिटर की जो प्लेट हैं वो कंडक्टिंग प्लेटें हैं और सीधे सीधे जो हमें पढ़ना है उसी पे आते हैं। ये कहलाता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसमें दो प्लेटें ली जाती हैं, एक दूसरे के पैरेलल रखी जाती हैं। प्लेटें ना तो ऐसे रख सकते हैं, ना टेढ़ी मेढ़ी रख सकते हैं, ना ऐसी ले सकते हैं, एक गोल ले ली एक त्रिकोण ले ली। पैरेलल प्लेट का मतलब पैरेलल रखी हो और आइडेंटिकल प्लेट्स हों। हाँ, आइडेंटिकल शेप कैसा भी हो सकता है, मान लो एक ऐसी है तो दूसरी भी ऐसी चल सकती है, एक दिल प्लेट है तो दूसरी भी दिल प्लेट चल सकती है, पर दोनों ही प्लेटें कैसी होनी चाहिए, आइडेंटिकल, एक शेप की ही होनी चाहिए, एक सी पैरेलल ही रखी होनी चाहिए। ये कहानी है कैपेसिटर के लिए, ठीक है। तो अब देखिए इनके बीच का सेपरेशन डी और प्लेटों का एरिया जो लिया जाता है वो ए लिया जाता है। अब देखो क्या करते हैं कि जैसे ही हम पैरेलल प्लेट्स को ऐसा चिन्ह ये बनाएंगे, सर्किट डायग्राम में ये चिन्ह बनाएंगे, वास्तव में ऐसा कोई भी सीन हो सकता है, या ये चिन्ह आप बना के तैयार करते हैं। जैसे ही हम कैपेसिटर की प्लेटों को बैटरी से कनेक्ट करते हैं, समझ लेना वो ध्यान से, जैसे ही पैरेलल बैटरी के जो कैपेसिटर की प्लेट है उनको बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो बैटरी क्या करती है, यहाँ से खींच के नेगेटिव चार्ज यहाँ स्टोर यहाँ कर देती है, तो इतना ही चार्ज यहाँ क्या हो जाता है, पॉजिटिव। जैसे ही सरफेस के इधर आया नहीं कि उसको इकट्ठा करके यहाँ पहुँचाया नहीं, तो इसीलिए इनकी जो अंदर वाली सरफेस है उस पर एक पे पॉजिटिव चार्ज होता है, एक पे नेगेटिव, और बाहर कोई चार्ज नहीं होता। आउटसाइड द प्लेट चार्ज इज जीरो, सिर्फ अंदर वाली प्लेट पे चार्ज है, इस वाली पे पॉजिटिव चार्ज है और इस वाली पे नेगेटिव चार्ज है। अब प्लेट को अगर पास ले आए, देखो प्लेट भी क्या कर रही है, फील्ड ऐसे बना रही है, पॉजिटिव टू नेगेटिव ऐसे, पर कोनों पे तो ऐसे बनाएंगे ना फील्ड। अब देखो भीतर तो फील्ड कांस्टेंट है, पर कोनों पे आके फील्ड क्या हो जाता है, वेरिएबल। इसीलिए क्या होता है कि हम फील्ड वेरिएबल हो जाएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस वेरिएबल हो जाएगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, प्लेट्स को बहुत पास लगा के रखते हैं। आप सवाल में देखेंगे जब भी कैपेसिटर के सवाल में, उसमें ये डी की वैल्यू जो दे रखी होगी वो मिलीमीटर वगैरह में ही दे रखी होती है। अब पास में लगा के रखने से क्या है, फील्ड जो होता है वो कांस्टेंट हो जाता है। और दूसरी का बात क्या है बच्चों, दूसरी बात ये है फील्ड की वैल्यू केवल चार्ज एक ही सरफेस पे है, इसीलिए एक प्लेट जो फील्ड बनाती है वो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन बनाती है, और जिधर बना रही है दूसरा नेगेटिव है तो अपोजिट बना रही, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में होके टोटल फील्ड जो हो जाता है वो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट मिला करके सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट फील्ड हो जाता है। और फील्ड इनटू डिस्टेंस ये आपका हो जाता है पोटेंशियल डिफरेंस, और आपको मालूम है Q बराबर CV फॉर्मूला है, और सिग्मा क्या है, QA, तो Q बराबर C आपको निकालना है, और V आ गया QA D बाई एप्सिलॉन नॉट, Q से Q काट दो तो कैपेसिटेंस आ जाती है एप्सिलॉन नॉट A बाई D। ये कैपेसिटेंस कब है, जब मीडियम क्या है इनके बीच में, वैक्यूम, तभी तो एप्सिलॉन नॉट है। अब मीडियम क्या हो, मीडियम वैक्यूम की जगह कुछ और हो जाए, तो फिर मैंने आपको फिर बताया है एप्सिलॉन R बराबर एप्सिलॉन नॉट, वो एप्सिलॉन बट्टे एप्सिलॉन नॉट, या फिर यही एप्सिलॉन R क्या बताया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन बट्टे एप्सिलॉन नॉट। तो किसी मीडियम में जो फील्ड आ जाए, वो कैपेसिटेंस आ जाएगी, वो आ जाएगी K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। इसीलिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं C मीडियम बराबर K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट A बाई D, और ये क्या है, कैपेसिटेंस इन वैक्यूम, तो C डैश बराबर K टाइम्स C, ठीक है। अब सवाल ऐसे भी आ सकते हैं, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उनके बीच की जो उनकी कैपेसिटेंस है वो 6 माइक्रोफैरेड है, और उनके बीच में 6 का डाइलेक्ट्रिक भर दिया तो कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी, ऑप्शन आ गया, उसमें ऑप्शन दे रखे होंगे 6 दूनी 12 36, तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि 6 गुना हो जाती है और 36 हो जाती है, ठीक है। अब ये कह दिया जाए पहले प्लेट का सेपरेशन था उसका आधा कर दिया, तो फिर आप ध्यान रखिए जो डी की वैल्यू जैसे ही घटाएंगे तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ऐसे करके आपसे कैपेसिटेंस वगैरह पर क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ये पैरेलल प्लेट के बारे में मैंने एक ही बात बताई है, अभी इसमें और थोड़ी सी बातें बताता हूं। एनर्जी स्टोर कैसे निकालने वाले हैं, कॉम्बिनेशन कैसे करने वाले हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे वाली बात बताते हैं। चलिए एनर्जी स्टोर के बारे में समझते हैं। क्या है कि मान लो एक ये दो प्लेट है, एक पॉजिटिव मान लीजिए एक नेगेटिव, तो क्या है कि पॉजिटिव प्लेट तब हुई जब यहाँ से चार्ज इकट्ठा होकर के यहाँ आता गया है, बैटरी ने जो वर्क किया उसके अलावा देखते हैं बैटरी काम, हालांकि काम तो बैटरी ने किया है, पर क्या है देखो चार्ज जब यहाँ से यहाँ स्टोर होके आया तो एकदम से देखो जब एक इलेक्ट्रॉन के बाद भी दूसरा इलेक्ट्रॉन लाए होगे ना, तो पहले इलेक्ट्रॉन ने रिपल्सन पैदा किया होगा, तो जब एकदम से लाके चार्ज तो पूरा नहीं रख सकते क्योंकि वो आपस में भी तो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन के बाद जब दूसरा इलेक्ट्रॉन लाए तो पहले वाले ने रिपल्सन पैदा किया, जब दूसरे के बाद तीसरा लाए तब तीसरे ने रिपल्सन पैदा किया। इसीलिए जो एनर्जी एकदम से नहीं बढ़ती, तो हम कहते हैं कि एनर्जी धीरे धीरे बढ़ रही है, लगातार बढ़ रही है। जैसे अगला चार्ज आ रहा है तो पहले वाले से वर्क जो करना पड़ रहा है वो थोड़ा ज्यादा करना पड़ रहा है, तो इसलिए जो टोटल एनर्जी निकालते हैं उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो मान लीजिए जब
टोटल चार्ज इस पर क्यू होना है। तो किसी इंस्टेंट पे जब इस पर चार्ज छोटा वाला क्यू हो गया है और अगला डी क्यू ला रहे हैं, तब इसका पोटेंशियल क्या है V। तो इस पर जो वर्क किया जाएगा वही तो एनर्जी डिफरेंस होगा। तो वो वर्क क्या होगा बच्चों, वर्क होगा V पोटेंशियल डिफरेंस और डी क्यू। V बराबर क्या होता है बच्चों, V बराबर होता है Q बाई सी, Q बराबर सी V से, ठीक है। और ये डी क्यू अब इंटीग्रेट कर दिए जीरो से लेके बड़ा क्यू तक, तो आपको टोटल एनर्जी डिफरेंस मिल जाएगा। तो ये मिल जाएगा 1/c क्यू स्क्वायर बाई 2। तो ये हो जाता है, अगर मैं लिमिट रख दूंगा जीरो से लेके बड़ा क्यू तक, तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर बाई 2c। ये हो जाएगी आपकी टोटल एनर्जी, अगर इनिशियल एनर्जी जीरो थी तो। एनर्जी के दूसरे फॉर्मूले भी हो सकते हैं, क्योंकि तुझे पता है कि Q बराबर सी भी होता है, तो Q की वैल्यू यहाँ सी भी अगर मैंने पुट कर दी तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2c। एक सी से सी कैंसिल कर दीजिए, तो एनर्जी का एक फॉर्मूला हो गया हाफ सी वी स्क्वायर। या फिर हम यहाँ पे c की जगह पे लिख दें Q बाई वी और इसको वापस यहाँ पुट कर दें, तो एक और फॉर्मूला बन के तैयार हो जाएगा और ये हो जाएगा Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 और c की जगह पे लिख दो Q बाई वी। तो एक Q से ये Q कैंसिल हो गया, यानी कि ये जो एनर्जी का फॉर्मूला आ गया वो आ गया QV बाई 2। तो तीन फॉर्मूले कभी कभी यूज करे जा सकता है, ये भी और ये भी। अब समझाने की कोशिश क्या कर रहा हूं, देखो आपसे कहा मैंने ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और इसकी ये प्लेट एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, और यहाँ पे ये जो चार्ज स्टोर करने का काम किया है इन सरफेसेस पे अंदर वाले पे, हालांकि टोटल चार्ज इसके कैपेसिटर पर टोटल चार्ज कितना होता है 0 कैपेसिटर की प्लेट्स पे, पर हम चार्ज को देखते हैं मैग्नीट्यूड वाइज। जैसे डाइपोल है तो डाइपोल के लिए टोटल चार्ज एक प्लस का जितना ही उतना ही माइनस का, कितना चार्ज माना जाएगा 0, जो कि जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव। मैग्नीट्यूड वाइज हमें केवल मतलब होता है कि कितना चार्ज एक पर्टिकुलर प्लेट पे आ रहा है, वही चार्ज ऑन कैपेसिटर प्लेट कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए QV बाई 2 ये क्या है, चार्ज जो स्टोर हुई है एनर्जी कैपेसिटर में वो। अब एक बार देख लीजिए ये स्टोर एनर्जी करी किसने है, बैटरी ने, और बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस V है और इसने चार्ज कितना स्टोर कर दिया Q। तो भाई साहब बैटरी के द्वारा किया गया वर्क डन क्या आएगा Q डेल्टा V, या फिर बैटरी के द्वारा स्टोर्ड हुई एनर्जी, नेगेटिव चिन्ह क्या क्या बता रहा है, डायरेक्शन का उल्टा बता रहा है, बस क्या ध्यान रखेंगे QV या फिर Q डेल्टा V, यानी कि बैटरी ने जो एनर्जी खर्च की वो है QV और जो स्टोर हुई है ये Q बड़ा वाला है क्योंकि चार्ज बड़ा वाला Q हुआ है, तो एनर्जी स्टोर हुई है वो हुई है QV बाई 2 और खर्च कितनी की है बैटरी ने QV। तो आधी एनर्जी कहाँ गई, आधी एनर्जी बच्चों कोई भी मटेरियल है वो जो तार है उसमें खर्च हो जाती है। कंसेप्ट यही दिमाग में रखना है, इस पे क्वेश्चन बन सकते हैं। हो सकता है आपको ऐसा पूछ लिया जाए कि कैपेसिटर के लिए पोटेंशियल डिफरेंस ये अप्लाई किया गया, एनर्जी डिस्पेंड बाय द बैटरी, ऐसा सवाल पूछ लिया जाए तो आप ध्यान में रखें कि ये जो एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर है वो है QV बाई 2 और बैटरी के द्वारा खर्च की गई एनर्जी है वो है QV। आधी एनर्जी इकट्ठी हो पाती है, आधी एनर्जी बर्बाद हो जाती है, ऐसे दिमाग में रखिए। तो एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर हो गया। अब आते हैं कैपेसिटर के बीच में कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर पर। देखो कॉम्बिनेशन हम दो प्रकार के पढ़ते हैं कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन, पहला कॉम्बिनेशन है पैरेलल और दूसरा कॉम्बिनेशन है सीरीज। पैरेलल कॉम्बिनेशन कौन सा है, एक प्लेट एक कैपेसिटर दूसरा कैपेसिटर तीसरा कैपेसिटर, तीन कैपेसिटर हैं और सीधे सीधे ऐसे लगा रखे हैं और सबको डायरेक्ट बैटरी से कनेक्ट कर दिया जाए, ऐसा कॉम्बिनेशन कहलाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। और एक ही तार में एक साथ लगा दिए जाए तो ये कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाएगा। मान लो ये C1 ये C2 और ये C3 और ये C1 C2 और C3, तो इस प्रकार के कॉम्बिनेशन हो जाएंगे बच्चों, ये हो जाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन और ये हो जाएंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। तो इन दोनों पे अब देखो काम करते हैं। अभी पहले इसको स्क्रीनशॉट लोगे रख लीजिए, आगे अगली बात बता रहे हैं। हाँ तो भाई पहला देखते हैं पैरेलल। देखो पैरेलल में क्या हो रहा है, खासियत समझिए और इधर सीरीज की खासियत समझिए, ठीक है। एक ही प्लेट से एक की पॉजिटिव से दूसरे की नेगेटिव कनेक्टेड है वो सीरीज है और अलग अलग कनेक्टेड है वो पैरेलल है। देखिए तो इसमें क्या होता है बच्चों कि इसमें मान लो अगर बैटरी ने टोटल चार्ज Q भेजा तो इसके लिए तीन रास्ते हैं, कुछ चार्ज यहाँ से चला गया, कुछ यहाँ कुछ यहाँ। तो मान लो इसमें Q1 चला गया, इसमें Q2 और इसमें Q3, तो इसमें से गया हुआ टोटल चार्ज जो हो जाएगा पैरेलल केस में वो कितना हो गया Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। और वहीं सीरीज में अगर आप देखेंगे अगर बैटरी ने चार्ज Q भेजा है तो जाने के लिए सिर्फ एक रास्ता है, तो टोटल चार्ज कितना गया बच्चों Q। तो पहले वाले कैपेसिटर को भी मिलेगा Q1 और Q2 और Q3, ये सारे के सारे चार्ज सबको बराबर बराबर मिलेंगे क्योंकि जाने के लिए एक ही रास्ता है। यहाँ पे तीन अलग अलग रास्ते हैं तो तीनों में से ऐसे चला गया। ऐसा समझ लिया कीजिए ये समरसेबल की मोटर है और ये तीन तीन अलग अलग नालियाँ हैं जिनमें से पानी जा रहा, चार्ज को दौड़ने का समझ मतलब सीन पूरा ऐसे समझ लीजिए, करिए फ्लूइड फ्लो लिक्विड के फ्लो से, ऐसे समझ लीजिए। तो यहाँ पे तीन रास्ते हैं, तीन पाइप में तो तीन पाइप हम पानी, या एक ही पाइप तो एक ही में जा पाएगा, ठीक। तो ऐसे करके हमें ध्यान रखा कि क्यों तीनों में चार्ज जो है बराबर है, इसमें तीनों में चार्ज अलग अलग, लेकिन सब डायरेक्ट बैटरी V से कनेक्टेड है। तो इस वाले केस में सबके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V।
तो यहां पर हम ये कहेंगे V1 V2 V3 यानी तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है और वो है V। पर इसमें पोटेंशियल डिफरेंस अलग है क्योंकि कुछ इसने ड्रॉप किया, कुछ इसने। तो यहां मान लो V1, यहां V2 और यहां V3। तो यहां का जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो है V1 प्लस V2 प्लस V3 तीनों का मिला करके। ठीक है, अब देखिए Q1 Q टोटल मतलब Q बराबर CV के हिसाब से देख लीजिए। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं C इक्विवेलेंट V टोटल, और इसको क्या लिख सकते हैं Q1 को C1 V। V1 और V की वैल्यू सेम है इसीलिए, प्लस Q2 को लिख सकते हैं C2V और Q3 को लिख सकते हैं C3V, और सारे के सारे V में से कॉमन लेके V काट सकते हैं। तो C इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी C1 प्लस C2 प्लस C3। और ये कॉम्बिनेशन कौन सा हो गया? पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब एक बार सीरीज कॉम्बिनेशन और देखे ले रहे हैं। V1 को क्या लिखा जा सकता है? इसी फॉर्मूले से V1 को लिखा जा, देखो V टोटल को क्या लिखा जा सकता है? Q डिवाइडेड बाई C इक्विवेलेंट या C टोटल। ठीक है, Q जो क्या है Q1 Q2 Q3 सारे के सारे चार्ज बराबर हैं, इसलिए V1 को क्या लिख सकते हैं हम? इसे लिख सकते हैं Q बाई C1। ऐसे क्या लिख सकते हैं Q बाई C2, और इसे क्या लिख सकते हैं Q बाई C3। Q से सारे के सारे Q मारे जा सकते हैं और C इक्विवेलेंट की वैल्यू जो आ सकती है वो आ सकती है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो सीखने वाली बात क्या आई कि दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज सेम रहता है पूरे के पूरे सर्किट में, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। तो पोटेंशियल सेम तो फिर कौन सा कॉम्बिनेशन हो गया? पैरेलल। और चार्ज सेम तो कौन सा कॉम्बिनेशन हो गया? सीरीज कॉम्बिनेशन। चलिए और कुछ बातें समझते हैं बड़े ध्यान से। जैसे मान लीजिए आपके पास एक ये प्लेट है और इसकी सेपरेशन D है और एरिया A है, और एक और प्लेट है, इसकी सेपरेशन D और एरिया A। तीसरी एक और प्लेट, इसकी सेपरेशन D और एरिया A। ऐसे ही आइडेंटिकल 3 प्लेटें हमने ले रखी हैं, 3 कैपेसिटर हमने ले रखे हैं। एक बार क्या किया मैंने, इन तीनों प्लेटों को ऐसे जोड़ा आपस में, ऐसे समझ लीजिए तीनों को मिला दिया। तीनों को मिला करके एक बड़ा कैपेसिटर बनाया और उसमें सेपरेशन को 3D कर दिया और एरिया को ए ही रहने दिया। समझ ना? और एक केस ऐसा किया, सेपरेशन को D ही रहने दिया और एरिया को 3A कर दिया। एरिया कितना हो गया? 3A, और सेपरेशन कितनी हो गई? D। और एक बार क्या किया है, सेपरेशन को 3D कर दिया है, एरिया को ए ही रहने दिया। तीनों को एक बार ऐसे मिलाया और एक बार तीनों को ऊपर नीचे ऐसे करके तीनों को ऐसे करके मिला दिया। तो आप क्या समझे कि इस वाले कॉम्बिनेशन में, अगर आप एक बात ध्यान से समझें, इसको अगर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालें इसकी एक सीरीज में लगा के और इनकी पैरेलल में लगा के इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालें ऐसे, तो आप ये नोटिस कर पाएंगे कि इसकी कैपेसिटेंस कितनी है? एप्सिलॉन नॉट A बाई D, और इसकी भी एप्सिलॉन नॉट A बाई D, और इसकी भी एप्सिलॉन नॉट A बाई D। और ये 3 है और तीनों पैरेलल में हैं, तो कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी? 3 एप्सिलॉन नॉट A बाई D, क्योंकि C1 C2 C3 डायरेक्ट जोड़े जाते हैं पैरेलल में। तो इसकी कैपेसिटेंस कितनी हो गई? 3 एप्सिलॉन नॉट A बाई D। अगर इस वाले केस में देखें तो इसकी कैपेसिटेंस 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C, तीनों बराबर की, तो 1/C इक्विवेलेंट। तो C इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आई? 3/C यानी कि C/3। अगर मैं इसको देखूं तो एप्सिलॉन नॉट A बाई D और 3 और आ गया है, तो ये हो गई C इक्विवेलेंट की वैल्यू जब तीनों को सीरीज में जोड़ा गया आइडेंटिकल को। तो ये 3 गुना जो है कम हो गई। या फिर मैंने कहा कि अगर कोई भी एक कैपेसिटर रखी प्लेट है, उसके सेपरेशन को हम 3 गुना बढ़ा दें तो कैपेसिटेंस कितनी गुनी कम हो जाती है? 3 गुना, क्योंकि इसकी कैपेसिटेंस जो आएगी वो आएगी एप्सिलॉन नॉट A बाई 3D। और इसमें अगर मैं एरिया को 3 गुना बढ़ा दूं तो कैपेसिटेंस 3 गुना बढ़ जाती है। अच्छा, ये सारा का सारा कलेश कर क्यों रहा हूं, उसे समझने की कोशिश करें। एक्चुअली क्या होगा, जब आपको इस टाइप के ऐसे कैपेसिटर मिलेंगे, इनमें डाइलेक्ट्रिक भर, सोचो अगर इनमें डाइलेक्ट्रिक और भरा होता, मान लो के डाइलेक्ट्रिक भर दिया के ऐसे, इसमें भी डाइलेक्ट्रिक भर दिया के, इसमें भी भर दिया के, ठीक है। ऐसे करके मैंने अगर डाइलेक्ट्रिक भर दिया तो कैपेसिटेंस के टाइम्स हो जाएगी और इसकी कैपेसिटेंस भी क्या हो जाएगी? के टाइम्स हो जाएगी। अब सवाल क्या आएगा पता है? सवाल में क्या होगा कि एक बार आधे में ऐसे डाइलेक्ट्रिक भर दिया जाएगा K1 और एक बार ऐसे भर दिया जाएगा K2। तो आप समझ जाइए कि ये जो सेपरेशन है वो सेपरेशन आधी आधी हो रही है। या फिर एक सवाल ऐसा आएगा, ऐसे इसमें भर दिया जाएगा डाइलेक्ट्रिक K1 और इसमें भर दिया जाएगा डाइलेक्ट्रिक K2 ऐसे। तो
अब खुद देख के ही आपको समझ में आने लगेगा कि ये वाला जो कॉम्बिनेशन है ये सीरीज कॉम्बिनेशन जैसा है, और ये वाला कॉम्बिनेशन जो है ये पैरेलल कॉम्बिनेशन जैसा है। क्योंकि अगर तुम ऐसे मिला देते हो तो एरिया बढ़ाते हो, और ऐसे मिलाते हो तो सेपरेशन बढ़ाते हो, और जब सेपरेशन के बारे में बात हो रही हो तो कॉम्बिनेशन जो आ रहा होता है वो सीरीज, और जब एरिया के बारे में बात हो रही हो तो कॉम्बिनेशन जो आता है वो पैरेलल। तो डाइलेक्ट्रिक भर के भी आपको ऐसे सवाल करवाए जा सकते हैं। इसे आप ऐसे कर लिया करें, इसको दो अलग अलग भागों में तोड़ लिया करें और सेपरेशन को d/2 कर दिया करें और सीरीज में जोड़ दिया करें, और इसकी कैपेसिटेंस निकाल लिया करें। K1 डाइलेक्ट्रिक पे कितनी आ जाएगी, एप्सिलॉन नॉट K1 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट A अपॉन d/2। ऐसे इसकी भी निकाल लो और सीरीज में जोड़ दो, K2 एप्सिलॉन नॉट A बाई d/2, और सीरीज में जोड़ दो, ये हो गया C2, ये हो गया C1। तो कैसे जोड़ दोगे, 1/C1 प्लस 1/C2। तो इस प्रकार से ऐसा कॉम्बिनेशन मिलेगा तो उसे सीरीज में जोड़ना है, ऐसा मिलेगा तो पैरेलल में जोड़ना है। ये क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट एरिया आधा हो गया है तो A/2 और D और K टाइम्स K1 टाइम्स, ऐसे ये क्या होगा K2 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट A/2D। ठीक है, अब सीरीज में जोड़ना है तो सीधे सीधे जोड़ दो, तो सीधे सीधे जब जोड़ोगे तो ये क्या हो जाएगा K1 प्लस K2 और एप्सिलॉन नॉट A/2D। तो ऐसे समझ लीजिए कि जब पैरेलल में जोड़ रहे हो, ये वाला ऐसा करके जोड़ना पैरेलल होता है, ऐसा करके जोड़ना सीरीज होता है। ऐसे लाइन ऐसे करके अगर हॉरिजॉन्टल अगर डाइलेक्ट्रिक्स भरे हैं तो वो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, और वर्टिकल डाइलेक्ट्रिक भरे हैं तो वो सीरीज कॉम्बिनेशन है। ऐसे ध्यान में रखिए। हो सकता है कि सवाल ऐसा आ जाए जिसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल 2-3 और भर दिए जाए, ऐसे भर दिए गए, जैसे मान लो ये और ये रहा, ऐसे भर दिया K1 K2 K3। तो अब इसको अलग अलग कर लिया कीजिए, ये दो अलग हो गए तो ये ऐसे हो जाएंगे, ऊपर वाले दो अलग और नीचे वाला एक अलग, और ये कॉम्बिनेशन आपका बनके तैयार हो गया। तो दो सीरीज में और उसके साथ एक पैरेलल में। तो इस प्रकार से भी डाइलेक्ट्रिक भर के भी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकलवाई जा सकती है, अलग अलग इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकलवाई जा सकती है। कैपेसिटर का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का खेल इतना सारा है, और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने से काम चलेगा। अब 2-3 दिन में इतना कुछ होने वाला नहीं, जितना भी बताया जा रहा है उसको दिमाग में रख लीजिए, और डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव छोटे मोटे क्वेश्चन आने, ये बात दिमाग में रहेंगी तो हो सकता है कुछ आपको मदद मिल जाए, वरना 40-50 मिनट में क्या हो सकता है। ठीक है, चलिए इसमें और आगे आते हैं अगली बात पे। यहाँ इसका स्क्रीनशॉट लेके रखिए। केस ये है अब की बार कि मान लो अगर डाइलेक्ट्रिक को ऐसे पार्शियली भर दिया गया, ये इसकी थिकनेस T है, प्लेट सेपरेशन D है, मान लो इधर से x डिस्टेंस में भर दिया गया, तो इसमें जो कैपेसिटेंस आती है वो आती है एप्सिलॉन नॉट A/D माइनस T प्लस T बाई K टाइप। यहाँ पे D जो है वो प्लेटों का सेपरेशन है, A प्लेट का एरिया है, T वह थिकनेस है जिसकी डाइलेक्ट्रिक आपने बीच में कहीं भर दिया है, और K उस डाइलेक्ट्रिक का कांस्टेंट है। सोचो अगर आपने ऐसे ही T1 T2 थिकनेस के दो डाइलेक्ट्रिक भर दिए होते, एक की थिकनेस होती T1, एक की होती T2, इसका K1 कांस्टेंट, इसका K2, और ये सेपरेशन होता D। कि मान लो इधर से x1 दूरी या कुछ भी दूरी हो, बीच में भर दिए, कहीं कहीं जगह खाली हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप देखेंगे तो जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आ जाएगा वो आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट A/D माइनस T1 माइनस T2 प्लस T1/K1 प्लस T2/K2। इस टाइप का फॉर्मूला आपके लिए आ जाता है बच्चों। अगर सोचो, आप खुद ही सोच लो, अगर इसमें 3-4 भरे होते ऐसे तो क्या होता फॉर्मूला, 3 भरे होते ऐसे मान लो, तो ये हो जाता है एप्सिलॉन नॉट A/D माइनस T1 माइनस T2 माइनस T3 प्लस T1/K1 प्लस T2/K2 प्लस T3/K3। ऐसे अगर n भरे होते तो फॉर्मूला हो जाता है एप्सिलॉन नॉट A/D माइनस समेशन ऑफ T i बराबर 1 से लेके n प्लस समेशन ऑफ Ti/Ki, और ये Ti और i बराबर 1 से लेके n। मतलब कि अगर 4 भरे हैं तो T1/K1, T2/K2, T3/K3 और T4/K4 अलग कर दीजिए। खैर इतना सारा आपसे इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछा जाना, होता क्या है वो समझाने की कोशिश करी गई है इसके द्वारा। अब आते हैं एक और चीज़ पे, जैसे मान लीजिए ये कैपेसिटर है और इसकी एक कैपेसिटर को चार्ज कर लिया फुल, और चार्ज कर लिया, उसकी कैपेसिटेंस है C1 और पोटेंशियल V1 से इसको चार्ज कर लिया, और इसके साथ एक दूसरा कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया जिसकी कैपेसिटेंस है C2 और पोटेंशियल है V2, और आपस में जोड़ दिए। ये मान लो पॉजिटिव प्लेट और ये नेगेटिव प्लेट, और इसकी पॉजिटिव और इसकी नेगेटिव जोड़ दिया। एक तो ऐसा कॉम्बिनेशन बनाया जा सकता है दो चार्ज कैपेसिटरों को आपस में जोड़ने का, एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाया जा सकता है इसकी कैपेसिटेंस C1 और पोटेंशियल V1 और दूसरे की भी कैपेसिटेंस C2 और पोटेंशियल V2, और अब की बार इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव ऐसे जोड़ दें। तो जब पॉजिटिव से नेगेटिव, देखो नेगेटिव से अगला पॉजिटिव जो कॉम्बिनेशन बनके तैयार होता है इसे कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज प्लेट्स, और इसे कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। जब पैरेलल से जो पॉजिटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से नेगेटिव जोड़ें, आपस में जोड़ दें, तो फिर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन बन जाता है, ये सीरीज कॉम्बिनेशन। इससे क्या, इसमें होता क्या है बच्चों, इसमें हम निकालते हैं एनर्जी लॉस। काफी सारे क्वेश्चन हैं जो एनर्जी लॉस पर होते हैं। तो एनर्जी लॉस के लिए हमें क्या करना होगा, पहले जब ये स्विच क्लोज नहीं था
तब का जो चार्ज रहेगा, तो इस वाली प्लेट पे जो Q1 की वैल्यू रहेगी वो रहेगी C1V1 और Q2 की वैल्यू जो रहेगी वो रहेगी C2V2। ठीक है, तो अभी इनिशियल नेट चार्ज जो हो गया वो रह गया, वो हो गया भाई साहब C1V1 प्लस C2V2। हाँ, अब जब जैसे ही मैं प्लेटों को जोड़ दूंगा तो एक तरफ से दूसरी तरफ चार्ज दौड़ेगा भाई साहब, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल दौड़ेगा, लेकिन नेट चार्ज ऑफ द सिस्टम इज रिमेन्स कंजर्व्ड। तो पूरा सिस्टम का जो टोटल चार्ज रहता है वो उतना का उतना ही रहता है। इसीलिए हम यहाँ पे ध्यान देंगे कि जो फाइनल चार्ज है, मान लो इसका जो फाइनल चार्ज हो गया Q1 फाइनल और इसका फाइनल चार्ज हो गया Q2 फाइनल, पर खास बात ये है ये जो फाइनल चार्ज इस पे रहा है ये उतना रहेगा जब तक कि इन दोनों के पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तब चार्ज कब किधर से किधर दौड़ेगा, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। मान लो इसका पोटेंशियल ज्यादा है, इसका पोटेंशियल कम है, तो इधर से इधर चार्ज दौड़ता रहेगा। और कब तक दौड़ता रहेगा, इसका मतलब तब तक नहीं कि जब तक दोनों के चार्ज बराबर नहीं हो जाए, तब तक दोनों का पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। मान लो इनका फाइनल पोटेंशियल इसका भी V हो गया है और इसका भी V हो गया है, तो इसका फाइनल चार्ज क्या होगा, Q1 फाइनल, CV होता है ना चार्ज, तो V पोटेंशियल है तो ये हो गया C1V और इसका फाइनल चार्ज हो गया, ये हो गया C2V। तो जो इनिशियल चार्ज है और फाइनल चार्ज दोनों बराबर रहने चाहिए कि नहीं, तो इसीलिए हम इसे कहते थे C1V प्लस C2V। तो भाई साहब यहाँ से V की वैल्यू क्या आ जाती है, C1V1 प्लस C2V2 और डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2। तो ये C1 प्लस C2 जो कॉमन लेके इसका भाग देंगे तो ये आ जाएगा फाइनल पोटेंशियल। अब देखो इसमें क्या होता है, एनर्जी लॉस निकलवाया जाता है। बहुत सारे सवालों में एनर्जी लॉस डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, तो आप ऐसे समझिए इनिशियल एनर्जी पहले वाले कैपेसिटर की कितनी है, हाफ C1V1 स्क्वायर और दूसरे वाली कितनी है, हाफ C2V2 स्क्वायर। तो ये तो हो गई इनिशियल एनर्जी दोनों की मिला करके, ये इनिशियल एनर्जी हो गई भाई साहब। तो फाइनल एनर्जी क्या है, फाइनल एनर्जी है आपको मालूम है हाफ C1V स्क्वायर प्लस हाफ C2V स्क्वायर। और V स्क्वायर की वैल्यू क्या है ये, अब ये वैल्यू पूरी रखे इसमें से इसको घटा दोगे तभी तो एनर्जी लॉस निकलेगा। तो उस एनर्जी लॉस की जो वैल्यू आ रही है मैं आपके सामने डायरेक्ट लिख रहा हूं, वो आती है हाफ C1 C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2 और V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, ये आती है। ऐसा समझ लीजिए ये है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इस कॉम्बिनेशन की, और ये है पोटेंशियल, नेट पोटेंशियल डिफरेंस। और ऐसे कर देंगे तो आपको डायरेक्टली एनर्जी, मान लो इसकी ये 4 का कैपेसिटर है और ये 4 का है और दोनों को आपस में जोड़ दिया, एक को 10 वोल्ट दे दिए, इसको एक को 20 दे दिए, तो आप कहेंगे इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पैरेलल में कितने जो भी है, जो कितनी होने वाली C1 प्लस C2 की वैल्यू 2 हो गई, और ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया 10 का स्क्वायर कर देंगे तो 100 गुणा 2 और 1/2, तो यानी कि एनर्जी का लॉस कितना हो जाएगा 100 जूल। ये एनर्जी का लॉस कब है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ऐसे ही सीरीज कॉम्बिनेशन में भी एनर्जी का लॉस होता है बच्चों, और वो केवल उसमें हाफ C1 C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2 और V1 प्लस V2 का होल स्क्वायर कर देते हैं, और कुछ भी खास नहीं। इस तरीके से हम एनर्जी लॉस इन सीरीज निकालते हैं। पर खास बात क्या समझने की थी इसमें, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, क्योंकि इनिशियल जो चार्ज रहता है वही फाइनल चार्ज रहता है। सीरीज कॉम्बिनेशन जब पॉजिटिव से नेगेटिव को ऐसे जोड़ दिया जाए तब एनर्जी का लॉस ये आता है, और डायरेक्टली पॉजिटिव से पॉजिटिव और नेगेटिव से नेगेटिव जोड़ा जाए तो एनर्जी का लॉस ये आता है। इसी के साथ हम ये पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक 2 के जो भी टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं उनका एक छोटा सा रिवीजन यहाँ पर कवर कर चुके हैं। इसके साथ आप इसके स्क्रीनशॉट अपने रिवाइज करते रहें और पूरे पेपर के लिए आपको ऑल द बेस्ट।